लागू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के लिए बेहद अहम माने जा रहे जीएसटी बिल की देरी पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जीएसटी पर मॉनसून सत्र की अवधि को बढ़ाने का विचार छोड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दल संसद की कार्यवाही चलाने के पक्ष में थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हवाबाजी संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास, जनता की भलाई के काम और लोकतंत्र के मार्ग में हवालाबाज रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद समय से पहले बुलाए जाने के संकेत दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति से बचने की सलाह दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि जीएसटी लागू करने की समय सीमा अब भी हासिल की जा सकती है और उन्होंने शीतकालीन सत्र समय से बुलाने की मंशा जताई। आमतौर पर शीतकालीन सत्र का आगाज नवंबर के तीसरे सप्ताह से होता है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भाषा एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है और उसमें हिंदी का बहुत बड़ा महत्व होगा। विकसित हो रही डिजिटल भाषाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि आने वाले दिनों में डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी, चीनी और हिंदी का दबदबा बढ़ने वाला है। उन्होंने हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को डिजिटल भाषा के अनुरूप बनाने के लिए गंभीरता से काम करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केरल सरकार की करुणा परोपकार कोष की उपलब्धि पर एक समारोह में शिरकत किया। इस कोष को राज्य सरकार ने करुणा लॉटरी से प्राप्त राजस्व से गरीब लोगों के इलाज के खर्च में मदद के लिए शुरू किया है। इस कोष से 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जितिन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अधिकृत किया है। इससे पहले रालोसपा के अध्यक्ष ने भी सीट बंटवारे पर शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताया था। वहीं भाजपा ने कहा था कि घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सीट बंटवारे का फैसला जल्द हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने उबर टैक्सी दुष्कर्म मामले की पीड़िता की उस याचिका को आज मंजूरी दे दी जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनकी और 12 अन्य गवाहों की फिर से पूछताछ न की जाए। पीड़िता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी। आदेश में पीड़िता सहित सभी गवाहों को दोबारा बुलाकर फिर से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। मुंबई पुलिस ने मालवनी जहरीली शराब कांड में आज आरोप पत्र दाखिल किया। मुंबई के स्थानीय कोर्ट में दायर इस आरोप पत्र में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वयस्क साक्षरता मिशन के अधिकारियों से अगले 1 वर्ष में पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लिए आयु अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मार्च 2016 तक गांव में पूर्ण साक्षरता हासिल करने की घोषणा की थी। असम में दीमा हलाम डाओगा एक्शन समूह के प्रमुख सहित 3 कट्टर उग्रवादी दीमा हसाओ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिले के बासाबारी क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया और उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए। मारे गए उग्रवादियों के कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई हैं। मणिपुर में सैन्य कर्मियों पर हमले के 3 महीने बाद NIA ने विद्रोही नगा समूह NSCN के प्रमुख SS खापलांग के बारे में सुराग देने वालों को 7 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। NSCN को मणिपुर में सैन्य कर्मियों की कथित तौर पर हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। इस घटना में 18 सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। NIA ने इस संगठन के स्वयंभू प्रमुख निकी सुमी पर 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को सरकार ने 7 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2015 कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर की तिथि के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसे भरने के लिए विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय, व्यय, निवेश, कर्ज आदि से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित कर इसका पूरा ब्यौरा डिपार्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार 1000 मीट्रिक टन प्याज का आयात करेगी। 1000 मीट्रिक टन प्याज का आयात मौजूदा आयात से अलग होगा। खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्याज की ताजा स्थिति की समीक्षा की। ये भी फैसला लिया गया कि प्याज के दाम काबू में आने तक दिल्ली में मदर डेयरी पर सस्ती दरों पर प्याज की बिक्री जारी रहेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रस्तावित संविधान को लेकर आंदोलन कर रही मधेसी पार्टियों से शांति की अपील की है। उन्होंने सभी लोगों से संविधान के मसौदा निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने और सड़कों पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण हल तलाशने में मदद करने का आह्वान किया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण अब तक 33 लोग मारे जा चुके हैं। सुशील कोइराला ने कहा, हिंसा से कभी भी राजनीतिक मुद्दों का हल नहीं निकल सकता।
बड़ी संख्या में प्रवासी बाल्कन के जरिए आज हंगरी में घुस गए। इस वजह से ऑस्ट्रिया को सीमा पार ट्रेन सेवा बंद करनी पड़ी, क्योंकि शरणार्थी संकट से निपटने को लेकर यूरोप पूरी तरह से बटा हुआ है। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि 1,60,000 नए शरणार्थियों को सदस्य देशों के बीच बांटना समुद्र में बूंद के समान है। हंगरी पुलिस ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 3,321 लोग हंगरी में घुस गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि करीब 42,000 प्रवासियों के अगले हफ्ते तक हंगरी में प्रवेश करने की उम्मीद है। कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 7वें महिला जूनियर एशिया कप में मलेशिया की टीम को 9-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम अब शनिवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी।